नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, आई के हिंदी टारगेट आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 साक्षात्कार इंटरव्यू से संबंधित प्रश्न आप लोग को बना के दिया जा रहा है और आप लोग अच्छे से देख रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। आशा है कि सब लोग अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। जी हाँ, सवाल हमारा जवाब भी हमारा। सवाल हमारा जवाब हमारा में 10 प्रश्नों की श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके विगत वर्षों में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं आपको आने वाले यानी जो 16 में जो आपका 6 नवंबर से लगा है उसमें पूछा जाएगा। ये एकदम 100%। उसमें कहीं न कहीं आपसे इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे, जिस तरह से आपको वीडियो में मिल रहे हैं, आपसे इसी तरह से प्रश्न किए जाएँगे। तो 6 से लेकर लगभग 20 दिसंबर तक हमारे ख़्याल से 6 तो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन कब तक है ये नहीं क्लियर है, लेकिन मान चलिए 20 दिसंबर तक गया है और किसी भी दिन आपका लग सकता है। तो निश्चिंत रहिए, एकदम आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। बस तैयारी में लगे रहिए एकदम। ये मानिए कि अब की बार हमको एक सीट लेनी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। भाग 40, जी हाँ, भाग 40 हम लेकर आए हैं। इसमें 39 का जवाब देंगे और 40 का सवाल मिलेगा आपको। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देना होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे ले जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम बताएंगे उसको और क्या। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी सवाल के जवाब मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं बता पाए तो ये जवाब नहीं मिलेगा, जवाब अवश्य मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि अगर दूसरों का भला चाहेंगे तो आपका भला जरूर होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। ये रहा पहला प्रश्न, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। छायावाद को किसने मधुचर्या की संज्ञा दी है? जी हाँ, छायावाद को मधुचर्या की संज्ञा किसने दी है? तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, जी हाँ, छायावाद को मधुचर्या कहा है। और छायावाद को ये दो अर्थों में देखते हैं, एक रहस्यवाद में, एक शैलीगत में। तो आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि अब देखिए रामचंद्र शुक्ल हो गए हैं। अगला प्रश्न, विद्यापति किसको अपना इष्ट देवी मानते थे? जी हाँ, विद्यापति किसको अपना इष्ट देवी मानते थे? ये मानते थे लक्ष्मा देवी को। अब बात आती है लक्ष्मा देवी। ये लक्ष्मा देवी थी कौन? तो लक्ष्मा देवी जो थी ये शिव सिंह की पत्नी थी। नाम सुने होंगे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। तो शिव सिंह की पत्नी लक्ष्मा देवी, लक्ष्मा देवी के पति शिव सिंह, और दोनों के संयोग से पैदा हुई कीर्ति सिंह। ये लोग ने कीर्तिमान हासिल किया, किसको पैदा की? कीर्ति सिंह, यानी कीर्ति सिंह हो गए। अब आपसे यही पूछा जाता है कि इष्ट देवी मानते हैं तो लक्ष्मा सिंह को, और शिव सिंह के दरबार में रहते थे विद्यापति। इसके बाद फिर उनके पुत्र कीर्ति सिंह की। ये विद्यापति को 8 लोगों के राजाश्रय में रहे हैं। ठीक है, कितने लोग? 8 लोग राजाश्रय में रह चुके हैं, लेकिन मुख्य कौन है? शिव सिंह। अगला, आदिकाल के किस प्रकरण में रासो साहित्य? जी हाँ, आदिकाल में आप लोग को पता है 4 प्रकरण है। सब हम बताएंगे पूरा। प्रश्न एक है लेकिन हम उसमें कई प्रश्न बता देंगे। पहले में क्या है? पहले में सामान्य प्रकरण है। फिर दूसरे में क्या है? दूसरे में अपभ्रंश साहित्य है। अपभ्रंश अपभ्रंश साहित्य है। और तीसरे में क्या है? तीसरे में आपका यही है रासो साहित्य। इसके अंतर्गत क्या आता है? वीर गाथा काल। और चौथे में आपका है फुटकल काव्य, यानी फुटकर कह लीजिए, फुटकल। फुटकल में आपके अमीर खुसरो और विद्यापति जी हैं। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा। तीसरे में क्या है? रासो साहित्य है। आदिकाल के 4 प्रकरण हैं। पहले में सामान्य प्रकरण यानी सामान्य परिचय सबका दिया गया है।
फिर इसके बाद दूसरे में अभ्रंश साहित्य, जिसके अंतर्गत आता है सिद्धनाथ जैन। तीसरे में आता है रासो साहित्य वीरगाथा काल के अंदर। चौथे में आता है विद्यापति और अमीर खुसरो। जी हाँ, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कोई भी प्रश्नों का गलत जवाब ना दें। पूरी कोशिश रहती है कोई प्रश्न गलत नहीं देंगे। किसी ने कहा था कि जी हाँ स्वर, वो अभ्रंश बताया गया था स्वर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, कहीं कहीं 10 भी मिलता है। तो पहले 8 ही थे, मूल 8 ही स्वर थे। ठीक है, मूल कितने थे? 8 ही थे। तो आपसे अगर पूछा जाए स्वर कितने हैं, तो मूल 8 ही हैं। पाल में भी 8 स्वर होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हम गलत कतई नहीं बताएंगे। हो मानवीय भूल हो सकता है, अगर हम बोल रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ और हो सकता है, तो उसको हम सुधार करेंगे, लेकिन प्रश्न हम कतई गलत नहीं बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले में। चौथा है, कबीर के दोहे में नैहर शब्द किसका प्रतीक है? नैहर शब्द, जो नैहर आया है मतलब मायका होता है इसका अर्थ, तो इसका संसार का प्रतीक है। इसका संसार को बताया गया, नैहर जो है संसार को बताया गया है। तो इसमें सभी प्रतीक बनाए गए, हम सभी प्रतीकों को आपको एक क्रम से बता देंगे कि कौन कौन से प्रतीक हैं। पांचवा है, उपजीव त्रयी में कौन कौन ग्रंथ आते हैं? ठीक है, उपजीव त्रयी में कौन कौन ग्रंथ आते हैं? तो उपजीव त्रयी में आते हैं, पहला देख लीजिए क्या है, भागवत, महापुराण। दूसरा है महाभारत। और तीसरा आप लोग जान चुके हैं, रामायण। ये आपका आता है उपजीव त्रयी। इसी तरह से उपजीव त्रयी है, ठीक है, वेद त्रयी है। तो इसी तरह से कई त्रयी हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, महाभारत पर आधारित 3 नाटक बताइए। जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है महाभारत पर 3 नाटक बताइए, स्त्री और पुरुष पर 3 नाटक बताइए, स्त्री पुरुष की समस्या पर 3 नाटक बताइए। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। 3 पौराणिक नाटक बताइए, 3 सामाजिक नाटक बताइए, 3 उपन्यास बताइए। इसी तरह से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है महाभारत पर आधारित 3 नाटक कौन कौन से, तो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आप लिख लेंगे सज्जन। सज्जन, अंधा युग, अंधा युग धर्मवीर भारती, सज्जन जयशंकर प्रसाद। ठीक है, द्रौपदी, ये सब नाटक है। द्रौपदी किसका है? आप लोग जान रहे हैं द्रौपदी किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य, कोमल गांधार। तो ये अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये सब महाभारत पर आधारित नाटक है। छठा है, श्रृंगार रस के देवता कौन माने जाते हैं? तो आपको 2 मिलेंगे, कामदेव भी मिलते हैं या विष्णु। कामदेव या विष्णु श्रृंगार रस के देवता हैं। आठवां है, लखनऊ से निकलने वाली पत्रिका कौन कौन है? तो लखनऊ से कई पत्रिका निकलती थी, जिसमें आपका देख लीजिए तद्भव है। तद्भव के लेखक अखिलेश, अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश मात्र है। ठीक, दूसरी पत्रिका लमही, ये भी वहीं से निकलती है। इसको बताया गया है ऋतिक, ऋतिक राय है, रोशन नहीं है, ऋतिक राय। तीसरी पत्रिका सुधा, सुधा जो आपका निराला का मिलता है। ठीक, तो इसी तरह से कई पत्रिकाएं हैं, तो 3 आपको बहुत बता दिया गया। अगला है, योजना आयोग कब खत्म किया गया? तो योजना आयोग कब खत्म किया गया, तो ये आपको बता देना है। 1900 नहीं है, ये है 2014 में, यानी जब मोदी सरकार बने प्रधानमंत्री, तभी इसको खत्म कर दिया गया। अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नीति आयोग के नाम से योजना। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, भोजपुरी नाम किसने दिया? तो जो भोजपुरी बोली है वो नाम किसने दिया? तो नाम दिया है रेमंड ने। ये देख लीजिए, ये भारतीय नहीं है, रेमंड ने भोजपुरी नाम दिया है। इसी तरह से कौरवी नाम खड़ी बोली को किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने दिया है।
मैथिली नाम किसने दिया है? तो मैथिली दिया है कोलब्रुक ने। ठीक है। बिहारी और राजस्थानी नाम किसने दिया है? ग्रियर्सन ने दिया है। इसी तरह से सब अन्य नाम हैं। तो ये तो रहे आपके 10 प्रश्नों के जवाब। अब आपको मिलते हैं 10 सवाल, तो तैयार रहिए 10 सवाल के लिए, एकदम रेडी रहिए। देखते हैं कौन कौन से सवाल आपके सामने पेश हो रहे हैं। जी हाँ, आज का सवाल। अब आज के सवाल में आपको क्या क्या मिल रहा है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? जी हाँ, किसका प्रयोग? छंद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ या कहाँ किया गया था? नंबर 1 हो गया। दूसरा है, वर्तमान में इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिकाओं के नाम बताइए। वर्तमान में जो इलाहाबाद से पत्रिका निकल रही है, आपसे पूछेंगे भाई आप इलाहाबाद में देंगे ना इंटरव्यू? हमारे हिसाब से सब इलाहाबाद में देंगे, तो कोई भूल के दूसरी जगह मत जाना, सब इलाहाबाद में ही सबका होगा। ठीक है, तो इलाहाबाद में इंटरव्यू होगा और आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा बताइए इलाहाबाद से कोई पत्रिका इस समय निकल रही है वर्तमान में? तो आपको देख के बताना है, वहाँ नहीं देख के बताना है। जिस आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह से देख के बताइए कौन से वो पत्र हैं, कौन सी पत्रिकाएं हैं। तीसरा प्रश्न, ईड़ा सर्ग की विशेषताएं बताइए। जो ईड़ा है आपका, जानते हैं कामायनी में 15 सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हम आपको बता दिए, आप याद कर लीजिए। 15 सर्ग में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, समर, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 है। बस आपको एक ही सांस में याद करना है उसको। ठीक है, ताकि वहाँ पूछे तो आप आसानी से बता लीजिए। तो उसमें से आपका 9वां सर्ग कौन सा है? ईड़ा। तो पूछा जाएगा ईड़ा के सर्ग की विशेषताएं बताइए। भाई आयोग है, कुछ भी पूछ सकता है, वहाँ कोई गारंटी नहीं क्या पूछ ले वो, तो सब तरह से तैयार करना है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न, पद्मावत का फारसी में अनुवाद किसने किया? जी हाँ, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत का फारसी में अनुवाद किसने किया? ठीक, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तीसरा है, भ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? जी हाँ, अब भ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है या किस कवि को कहा जाता है? छठा है, बांगरू किस बोली का नाम है? बांगरू किस बोली का उपनाम है? बांगरू। अब क्यों बांगरू कहा जाता है इसको भी बताना होगा आप लोग को। बांगरू किस बोली का नाम है, बांगरू क्यों कहा जाता है? जब आप बता ले जाएंगे तब उसको बताना है। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि किसने दी है, ये आपको बताना है। ये मूल नाम इनका हरिश्चंद्र था, बाद में इनको भारतेंदु कहा गया। भारतेंदु का मतलब क्या हो गया? भारत के इंदु, भारत धनेंदु, मून ऑफ इंडिया। ठीक है, मून मतलब चंद्रमा, इंदु मतलब और इंडिया मतलब भारत। भारत के चंद्रमा थे हरिश्चंद्र, इसलिए इनको भारतेंदु कहा गया। अगला प्रश्न, सूफी काव्य में बका क्या है? शब्द है ना, बका है, फना है, इल्हाम है, सूफा है, तसव्वुफ है, शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है, मार्फत है, जागरूत है, नासूत है, पता नहीं क्या क्या सब ये सब है। ये आपको कुछ ना कुछ आपको जानना होगा। तो सूफी काव्य में बका क्या है? 9वां है, नवयुवक में कौन समास होगा? 9वां है, नवयुवक में कौन सा समास होगा? सोच के, समझ के, देख के, ध्यान से वहां करना होगा। आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न, रीत सिद्ध के मुख्य कवियों के नाम बताइए। जी हाँ, रीत सिद्ध के जो कुछ मुख्य कवि हैं उनको आपको आपके उनके नाम बताने होंगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उनको बता सकते हैं रीति सिद्ध के कवियों के नाम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो नंबर अगले में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।